गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट एपिसोड में हम लोग पढ़ रहे थे पी ब्लॉक। 11th का पी ब्लॉक का पार्ट मोस्ट प्रोबेबली आज बाइंड अप हो जाएगा, जो एनसीईआरटी के साथ साथ मैं करवा रहा हूँ। मीन्स अभी हम लोगों को सबको पता है कि हम लोग अभी जो पी ब्लॉक कर रहे हैं वो एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कर रहे हैं, कि एनसीईआरटी को भी कवर कर रहे हैं और उसमें से कैसे ट्विस्ट होते हैं वो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ। पर जब एनसीईआरटी के पेज पलटना बंद हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं उसी को और एकदम एडवांस के आर पार एकदम उलझाने वाले लेवल पे भी कराऊंगा। टेंशन नहीं लेना, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, सबको बहुत आसानी से समझ में आएगा, बहुत इजीली लेवल बनेगा। बस ये है कि रेगुलरिटी रखो, रेगुलर क्लास ज्वाइन करो, रेगुलर होमवर्क या आपकी प्रैक्टिस शीट जरूर करो। तो चालू करते हैं। आज हमें चालू करना है बोरेक्स वाला पार्ट, जो पिछले एपिसोड में मैंने छोड़ दिया था। कार्बन की टेबल हमने कंप्लीट की थी, तो आज अभी सामने स्क्रीन पे आपको शेयर कर रहा हूं बोरेक्स। तो बोरेक्स के बाद उसी को समझाने में टाइम लगेगा, इसलिए पिछले टाइम में मैंने स्किप किया था। क्लियर हो गया? चलो अब हम बात करते हैं। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पी ब्लॉक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है बोरेक्स, जहां से पूरा कई बार पैराग्राफ भी बन सकता है, क्वेश्चंस बनते हैं। तो बोरेक्स जो है तो उसमें क्या है, बोरॉन का एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बोरेक्स। क्लियर है? लिखा हुआ है तो उतना कोई टेंशन लेना नहीं है। हेडिंग बोरेक्स जो हेडिंग लिखा हुआ है वहीं से देखना चालू करो। बोरेक्स जो हेडिंग है तो यहां पर बोरेक्स का फॉर्मूला सबको पता है, Na2B4O7.10H2O, ये बोरेक्स का फॉर्मूला होता है। रिपीट कर रहा हूं, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या है? Na2B4O7.10H2O। अब कई बार वो आयोनिक फॉर्म में पूछ लेते तो उसका आयोनिक फॉर्मूला भी देखो। तो बोरेक्स में आपको एक वर्ड जो ध्यान रखने का है वो है व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये इसका एक इंपॉर्टेंट वर्ड होता है जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इसका आयोनिक फॉर्मूला B4O5 लिखा हुआ है, OH का होल 4, मतलब 4 बोरॉन के साथ 5 ऑक्सीजन सिंपल वे में जुड़े हुए हैं लिगेंड फॉर्म में। 4 ऑक्सीजन वहां पर है तो वो भी लिगेंड है, लेकिन OH के फॉर्म में है। 5 ऑक्सीजन ऑक्साइड लिगेंड है और 4 ऑक्सीजन OH के फॉर्म में जुड़े हुए हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से ये क्या हो जाता है, टेट्राहेड्रल यूनिट आपकी बन चुकी होती है। कौन सी यूनिट बनती है? टेट्राहेड्रल यूनिट बनती है। ठीक है ना? तो इसका मतलब आयोनिक फॉर्मूले के फॉर्म में Na2B4O5 OH का होल 4.8H2O होता है। यहां से फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। बच्चे को बोरेक्स का फॉर्मूला पूछा जाता है, बताओ कौन है जो बोरेक्स का फॉर्मूला है? Na2B4O7.10H2O सही है। Na2 ब्रैकेट में लिख देता हूं, B4O5 OH का होल 4.8H2O। बच्चा इसको कई बार इग्नोर कर देता है, दोनों ऑप्शंस दे देते हैं, सी ऑप्शन बोथ कर देते हैं। बच्चा जनरली स्पीड के चक्कर में इसी को ही सही करके आता है, इसको देखता तक नहीं है। ये एक पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है इसमें वो बनता है, बोरेक्स में कितना क्रिस्टलाइन वाटर है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, वो कितना है, क्रिस्टलाइजेशन का वाटर कितना है, ये अगला क्वेश्चन बनता है इसमें। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना दिख रहा है? कोई कहेगा 10, कोई कहेगा 8, तो आंसर है 8 काउंट होता है। बताओ कितने ऑक्सीजन लिगेंड फॉर्म में है? तो 5। कितने OH आयन यहां पर हैं? तो आप कहोगे इसमें तो कोई OH नहीं दिख रहा, लेकिन 4 OH आयन हैं। तो ये छोटे छोटे मींस ये ढंग से पता है, ये पता तो है, ये पता है तो आप बोरेक्स से अपना पीछा छुड़ा पाओगे, नहीं तो एडवांस में फंस जाओगे। क्लियर हो गया? कैसे घूम रहे क्वेश्चंस? क्लियर। और यहां पर इसकी ज्योमेट्रीज में अगर देखें तो सीधा सा टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट है, 4 सेंटर है इसमें बोरॉन के, तो टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट का मतलब भी आपको क्लियर है कि नहीं? बताओ। यस और नो आंसर में दो, समझ में आया कहां कहां हम बेवकूफ बन सकते हैं, कहां बेवकूफ बनने से बच सकते हैं। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है।
अब हम बात करते हैं बोरेक्स पे। इतना समझ में आ गया, आगे तो लड्डू है, अभी खिला देता हूं आपको लड्डू, टेंशन नहीं लेने का। अब देखते हैं हम बोरॉन में, ये बोरेक्स में Na2, मैं इसको क्या कर रहा हूं B4O7। पानी को एक बार पी जाओ, अब पानी को इग्नोर कर दिया मैंने, इसको सिंपल वे में समझा दिया। अब इसमें दो कंपाउंड मिक्स है, आप ढंग से देखोगे तो एक मेटल ऑक्साइड और एक नॉन मेटल ऑक्साइड। बैलेंस करते जाओगे तो ये लो, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब आपको बहुत इजी हो जाएगा अगर आपने इतनी अकल लगा ली तो। बैलेंस करते जाओ, अब आपको काफी इजी होगा। ठीक है, कैसे? यहां पर ये बेसिक नेचर का है और ये एसिडिक नेचर का है, ये बात हम पहले कई बार कर चुके हैं। तो इसका मतलब जब इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे बोरेक्स का तो क्या होगा, मेटल ऑक्साइड है बेस, तो वो क्या करेगा, NaOH बनाएगा। नॉन मेटल ऑक्साइड है, वो क्या बनाएगा, तो वो बनाएगा साथ में प्लस H3BO3। चेक करो, हाइड्रोलिसिस से क्या बन गया, ये दो कंपोनेंट बन गए। हाइड्रोलिसिस से क्या बना, तो आंसर ये दो कंपोनेंट्स बन गए। पहला स्टेप, कोई डाउट है तो बोल दो। ठीक है, चलो अब अगर मान लो मैं इसकी रिएक्शन HCl से करा दूं तो डरना नहीं, यहां तक पता है पानी तो होगा ही ना, एक्वस है, तो HCl NaOH के साथ रिएक्शन करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं NaCl बनाएगा, इसके साथ रिएक्शन होगी तो आंसर है ना जी ना, बिल्कुल रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि दोनों एसिड है, हाँ या ना। तो इसका मतलब कि HCl के साथ जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है बोरेक्स से, तो देखो चुटकियों में याद हो गया आपको। HCl के साथ जब रिएक्शन होगी तो बोरेक्स से क्या बनेगा, ये बनेगा। खत्म, कोई डाउट है तो बोल दो। अब बोलो। ये दो पॉइंट समझ में आए, ठीक है। अब इसका तीसरा वहां पर लिखा हुआ है हीटिंग इफेक्ट। बोरेक्स को जब गर्म कर देंगे तो क्या होगा, तो बोरेक्स को जब गर्म करेंगे तो सीधी सी बात है, हमने यहां गर्म तो एक स्टेप तो कर ही दिया, पानी निकाल दिया, तो वो तो हो ही गया है। उसके बाद भी हम तो बागड़ बिल्ले की तरह गर्म कर रहे, तो अगर हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, NaBO2 बनेगा, साथ में B2O3 अलग निकल जाएगा। NaBO2 बनेगा, साथ में B2O3 अलग निकल जाएगा, ये होगा आपका केस। क्लियर हो गया? तो ये तो बोरिक एनहाइड्राइड है, और ये क्या है आपका, तो ये है आपका सोडियम मेटाबोरेट, शायद नाम लिखा होगा, देखो कहीं पर, ठीक है ना, सोडियम मेटाबोरेट बनता है इससे। ठीक है, ये क्या होता है, एक व्हाइट सॉलिडिफाइड ग्लास लाइक मटेरियल होता है जिसे बोरेक्स बीड कहते हैं। इसका नाम क्या है, BORAX, बोरेक्स, और पूरा नाम है बोरेक्स बीड, BEAD। व्हाइट क्रिस्टलाइन भी कह सकते हैं, व्हाइट क्रिस्टलाइन जो होता है इसमें, तो वो है आपके ट्रांसपेरेंट। और सॉलिड या मतलब जो भी है, या ग्लास टाइप लिख दो, ट्रांसपेरेंट का मतलब वही होता है ग्लास की तरह, ग्लास। लाइक मटेरियल, ग्लास लाइक मटेरियल, ये हो गया हमारा ये वाला पॉइंट। कोई डाउट है तो बोल दो। ठीक है, तो वो इक्वेशन भी आपको मजे मजे में आई समझ में। मैं क्या है उसको एक चार्ट टाइप बना के समझा रहा हूं। अब ये जो
बोरेक्स बीड है, ये लेबोरेटरी में काम आता है बोरेक्स बीड टेस्ट करने में। बोरेक्स बीड जो है वो बोरेक्स बीड टेस्ट करने में काम आता है लेबोरेटरी में, ये ध्यान रखना। हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर क्या होगा आपका, तो ये जो मेटाबोरेट है तो इससे बहुत सारे कंपाउंड्स के टेस्ट होते हैं। जैसे आप देखो कोबाल्ट ऑक्साइड है, जब इसकी कोबाल्ट +2 आयन या कोबाल्ट ऑक्साइड जिसे कहते हैं, कोबाल्ट +2 लिख दूं क्योंकि ऑक्साइड से अपने को कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, कोबाल्ट का Ba2 ये बनेगा, सही ढंग से कोबाल्ट का क्या बनेगा, ये वाला मॉलिक्यूल बनेगा। हाँ या ना, जल्दी से कमेंट दो, ठीक है। और कलर आपको थोड़े से याद रखने हैं, बाद में मैंने कलर के वैसे शॉर्ट ट्रिक्स में एपिसोड बना रखे हैं, तो लेकिन अभी हमने इनऑर्गेनिक पढ़ना चालू किया, तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि वो एपिसोड देखो, पहले पढ़ाऊंगा फिर वो ट्रिक्स याद कराऊंगा, बाद का काम है वो बच्चों। आपकी मर्जी है, एडिशनल में आप देखना चाहो तो देखो, लाइक करो, शेयर करो। आपकी मर्जी, आप देखो, एडवांस में देखना है देखो, एडवांस बनो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठोको ताली, क्लियर, उस पर मत ठोकना। चलो देखो, तो ये चीज समझ में आई। जैसे कुछ कंपाउंड होते हैं तो बुनसेंस बर्नर, लेबोरेटरी में जो बर्नर होता है ना उसे कहते हैं बुनसेंस बर्नर। इस पेज में कोई डाउट, कमेंट दो, कोई कमेंट डाउट है तो कमेंट दो। अगला पेज शेयर करता हूं, तो चलो तब तक कमेंट में हाँ या ना कमेंट नहीं आए, लेकिन दूसरे कमेंट आए हैं। निलय पटेल, टाइम टेबल क्या है? टाइम टेबल अभी जो चल रहा है रेगुलर, पिछले वीक में था वही टाइम टेबल इस वीक में भी है, तो टेंशन मत लो। अब आप पिछले वीक का टाइम टेबल मेरे से मत पूछना, मेरे को याद नहीं रहता है, बट लास्ट वीक में जो टाइम टेबल था वो ही है। बाकी आपको रेगुलर अपडेट अपनी साइट पे हो ही जाता है कि आज ये था कल वो था, तो टेंशन बिल्कुल लेने की नहीं है। फिर भी कोई बात नहीं, अगर आपने देखा कि मैथ्स का क्लास है, मैथ्स का क्लास खोलते ही आप मुंह उठा के मैथ्स के क्लास के लिए आए और देखा कि ये तो शैलेश सर आ गए, तो खुश हो जाओ, बोले अच्छा है केमिस्ट्री पढ़ने को मिल रहा है। टेंशन नहीं, कोई भी सर आए क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। टाइम टेबल का काम मेरा नहीं है, ठीक है, मैं ऐसे मस्ती कर रहा हूं। दूसरा काम है कि अगला जो है हमारा वो है मनीषा आचार्य, सर ऑर्गेनिक का लेक्चर वापस कब लेंगे? वापस से मीन क्या है बेटा आपका? अभी एक बार मैंने ले लिया, सर करवा ही रहे हैं, अभी वापस का मीनिंग समझाओ, फिर हम उसके बाद आपको आगे की बात करते हैं, ठीक है। चलो यहां पर ये समझ में आया आपको? तो देखो वो HCl वाली रिएक्शन भी मैंने मजे मजे में यही खत्म कर दी, चेक कर लो। पानी को आप पी जाओ, पानी का मैं पहले ही कह रहा हूं H3BO3 है, तो H3BO3 हो रहा, BOH का होल 3 का ही मतलब H3BO3 होता है, ठीक है। वो रिएक्शन आ गई समझ में। अब हम बात करते हैं H3BO3 का, आगे का कंसेप्ट लेते हैं। तो इसमें पहले ऊपर की तरफ एक दो लाइन है, पढ़ लो। बोरिक एसिड भी क्या होता है? H3BO3 व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, इसी बोरिक एसिड को कहते हैं बोरिक पाउडर। तो कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बोरिक एसिड का फॉर्मूला तो सबको पता है, मैंने लिख दिया बोरिक पाउडर की रिएक्शन NaO से कराई, इससे कराई, उससे कराई, आपसे कराई, सर बोरिक पाउडर का फॉर्मूला बताओ तब कुछ करें। बैठ जा तो आराम से ढोलकी बजाने, नहीं, बोरिक एसिड ही बोरिक पाउडर है। क्यों? बोरिक एसिड इजीली सॉलिड फॉर्म में मिलता है, और एसिड ऐसा नहीं है, बहुत कम एसिड है जो सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, ज्यादातर एसिड आपको लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। तो क्लियर है कि नहीं? दूसरा जो ध्यान रखने की बात है कि सिंपल वाटर में, पानी में इसकी एफिनिटी कम है, ऐसा नहीं कि बहुत कम है, सॉल्युबल होता है आराम से, जल्दी नहीं है, जैसे आप आराम से पढ़ते हो वैसे ही, लेकिन थोड़ा सा माहौल गर्म कर दिया जाए जैसे, ठीक है, तो इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं, क्योंकि वो क्रिस्टल्स जो होते हैं ना उनको डिसॉल्व होने में टाइम लगता है।
तो ये बात आपको समझ में आ गई है, छोटे छोटे पॉइंट है, गारंटी आपने 11th में कभी इस तरह से कभी देखा ही नहीं है, पढ़ा नहीं, हाँ रिएक्शन हो गए, रीड कर लिए, भूल गए। छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना, बहुत बेवकूफ बनते हैं बच्चे JEE नेट में आज के जमाने में, इन छोटे वर्ड से ही, छोटा पटाखा होता है ये। हाँ ये लीजेंड जो भी है सर, इससे कैरम पाउडर में इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल कैरम पाउडर। डांसर आता है ना वो जो दाने दाने कैरम वाले, कैरम खेलते हैं जब नॉर्मल में, वो कैरम का जो यार पता नहीं स्ट्राइकर, हाँ कैरम का स्ट्राइकर जो है ना चिपकता चलता नहीं है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं पाउडर। कौन सा? ये वाला डांसर, डांसिंग पाउडर बोलता हूं मैं तो इसको, क्योंकि उसको डालने के बाद थोड़े थोड़े दाने आते हैं उसमें, वो दानों के कारण क्या होता है, वो स्ट्राइकर मजे से चलता है। ज्यादा डाल दिया तो आपको फिर स्ट्राइकर को स्ट्राइक देना मुश्किल हो जाता है। अब आप कहोगे सर मैं तो पैसा बचा लेता हूँ, मैं तो जो पॉन्ड्स और लैक्मे वाले जो पाउडर है ना अपने बॉडी पे लगाने वाला वही लगा लेता हूँ, थोड़ी देर देखो, थोड़ी देर तो चलेगा, उसके बाद रुक जाता है कैरम का स्ट्राइकर। ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में? वो लेक्चर देख लूंगी तो कवर हो जाएगा, मनीषा आचार्य कह रही है कि वो लेक्चर देख लेंगे। नहीं मनीषा, 11 घंटे का लेक्चर है, वो तो आपका बेसिक है, वो तो ABCD क्लियर कर देगा। उसके अलावा भी आप देखो खूब सारे एपिसोड्स पड़े हुए हैं, ऑर्गेनिक पूरी कवर की हुई है मैंने, तो वो आप सब आप कर लोगे और ढंग से उसके हिसाब से प्रैक्टिस कर लोगे तो बोर्ड और मेंस लेवल तक तो आपका कवर होगा ही होगा। बोर्ड और मेंस लेवल तक का तो आपका कवर हो ही जाएगा। बाकी अभी थोड़े टाइम बाद एडवांस लेवल के ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस हम करेंगे, वो थोड़ा रुक के, पहले इनऑर्गेनिक फाइंड अप कर दे। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहां पर बोरिक पाउडर की पहली जो लाइन है वो मैंने खत्म कर दी है आपको, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं उसके बाद दूसरी लाइन कोई खास काम की नहीं है, ठीक है। पानी के साथ रिएक्शन वाली बात हम करते हैं, उससे पहले H3BO3 को गर्म करने वाला रिएक्शन देख लो। H3BO3 को जैसे यहां से गर्म करते हैं तो यहां पर इसमें से ये कहां से बना ये समझ लेना आप बस, ठीक है। तो H3BO3 को जब गर्म करते हैं तो मैं इधर जगह है मेरे पास H3BO3 गर्म कर रहा हूं, देखना, ठीक है। तो गर्म करने पर क्या होगा, सीधी सी बात है, ठंडा ठंडा पानी है बाहर निकाल दो, मतलब वाटर निकलता है। अगर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो क्या हो गया, देखना कंसेप्ट ही पूरा समझ लो। तो ये बनेगा HbO2, आया ना। ये एसिडिक H वाला है, स्ट्रक्चर बनाऊं मैं तो ये ऐसा दिखेगा आपको, H3BO3 की स्ट्रक्चर भी थोड़ी देर बाद बना दूंगा। तो ये अब जब इसमें Na डाल देते हैं हम लोग NaOH, तो क्या बन जाता है, बोरेक्स का जो ये बीड है वो बन चुका होता है, वो भी क्योंकि ऊपर तो सोडियम है ही ना उसमें। देखो यहां पर हमने क्या किया, ये ले लिया, ये ले लिया, तो ये सोडियम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को जीने नहीं देगा। सोडियम उस हाइड्रोजन को जीने नहीं देगा, क्लियर है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। काम खत्म, ये एक स्टेप आपका खत्म हो गया। अब देखते हैं अपन, अगर मान लो मैं इसको गर्म करूं, देखना यहां पर इसका ही HbO2, अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो क्या बनेगा, B2O3 बनेगा, बोरिक एनहाइड्राइड। H2O तो यहां से निकलेगा ही, 2 मोल है, 2 मोल है तो ऐसे निकल जाएगा। मींस अगर ज्यादा गर्म करेंगे तो ये फाइनल तो ये ही बनता है। क्लियर हो गया? और NaOH वाला कंसेप्ट भी लिंक कर दिया मैंने इसमें। तो ये बोरिक एनहाइड्राइड और ये सब जो है गर्म करने का कंसेप्ट वो आया समझ में? नीचे नीचे वाला कमेंट देते रहना भाई। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर एन फैक्टर की, H3BO3। H3BO3 जो बोरिक एसिड है, बोरिक पाउडर है, ये क्या है आपका, तो H3BO3 ये आपका एसिडिक नेचर का है, लेकिन ये वीक मोनोबेसिक एसिड है, किसी बच्चे ने ऊपर लिखा भी था। तो अब हम उसको देखते हैं।
H3BO3 वीक मोनो एसिड है। ये लो, इज इक्वल टू वीक मोनो बेसिक एसिड है। ठीक है ना, क्योंकि ये एक ही H देता है। एक आपको कहोगे सर 3 हाइड्रोजन है तो 3 दे सकता है, नहीं, आपको लगता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये केवल देगा एक ही। तो ये आप ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है ना। ऐसा क्यों? बिकॉज लैंग्वेज लिख रहा हूं, बिकॉज इट गेन 1 OH नेगेटिव फ्रॉम वाटर। वाटर का एक OH नेगेटिव गेन करा लेता है। अब कहोगे कि पानी का OH लिया तो इससे क्या मतलब है? तो आज तक क्योंकि आप लोगों ने जनरली सबने पढ़ा होता है एसिड वो होते हैं जो H+ देते हैं। बिल्कुल सही पढ़ा है, लेकिन आधा पढ़ा है। एसिड वो होते हैं जो H+ देते हैं। अगर मैं H+ दे रहा हूं तो मैं उसका उल्टा सोचूं तो क्या सोच सकता हूं? OH लेने को भी तो एसिड बोल सकते हैं। एसिड H+ देने वाले होते हैं तो OH लेने वाले को भी तो एसिड बोल सकते हैं। तो यहां पर यही गेम होता है। ये है आपका H3BO3। ये क्या करेगा? पानी का जो HOH है उसका OH को खुद गेन कर लेता है। ऐसा काहे करता है? तो आपको याद है पिछली क्लास में हमने ऐसे एपिसोड्स खूब देखे थे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। क्लियर? और यहां से क्या करेगा? H+ दिया, H+ किसका निकला? तो सीधी सी बात है, पानी को मामू बना दिया, पानी का OH ले लिया और गाना गा लिया H+ के लिए, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, क्योंकि उसको तो अब यहां से अलविदा ही बोलना है। आया कि नहीं आया समझ में? बोलो। चले हम आगे। कंसेप्ट क्लियर सबको? नेक्स्ट, तो H3BO3 वीक मोनोबेसिक एसिड है। वीक मोनोबेसिक एसिड क्यों है? इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बोल दो। नेक्स्ट लेता हूं उसके बाद। क्लियर हो गया? चलो, जिसने भी पूछा था सबका पेट भर गया भाई। एन फैक्टर 1 तो वो डायरेक्ट बोल रहे हो आप, लॉजिक ये रहा आपके सामने, तो आई थिंक वो रिएक्शन क्लियर हो गई सबकी। अब वो स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया, वो उसमें क्या होता है ऐसे चेन बन जाती है। नाउ अब हम यहां पर बात करते हैं डाइबोरेन। बोरॉन का अगला जो स्ट्रक्चर है, बोरेक्स हमारा खत्म हो गया है, H3BO3 उसके साथ हमने बाइंड अप कर दिया है। पूरा एक एक लाइन, एक एक वर्ड बोरेक्स का आपकी खोपड़ी में फिट होना चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस काफी बनते हैं। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं इसके बाद, तो अगला क्या है? अगला है आपका डाइबोरेन। तो अब यहां पर कुछ कंसेप्ट और रिएक्शंस का ध्यान रखो, आप फटाफट कैसे करनी है। जब तक कुछ बात होती है तो बोल दो। बनाना बॉन्ड का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं बेटा आप? बनाना बॉन्ड का मतलब क्या है कि अभी पढ़ते पढ़ते भूख लगने लग गई? चलो, डाइबोरेन का मतलब देखो, सबसे सिंपल है बोरॉन हाइड्राइड, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है। ठीक है ना? अब बनता कैसे वो देखना। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की LiAlH4 से रिएक्शन करा के
रिएक्शन अगर डायरेक्ट समझाऊं तो समझ में आ गई, सिंपल है। कोई डाउट है तो बोल दो, ठीक है ना। तो अगर मान लो मैं इस रिएक्शन को थोड़ा सा अपने हिसाब से समझाऊं तो शायद आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगी और अगले कंसेप्ट की रिएक्शन आपको याद करना इजी रहेगा। इसको मैंने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसको क्या किया मैंने, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। BF3 प्लस LiAlH4, हाँ या ना, BF3 प्लस LiAlH4, ये आपका पॉइंट है। अब यहां पर हम बात करें तो क्या होगा, मतलब अल्टी पल्टी, फ्लोरीन ने हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन ने फ्लोरीन को लात मार दी, तो देखो कितना इजीली समझ में आ गया आपको। अब ये तो अनस्टेबल है तो ये तो तुरंत ढोलकी बजाते हुए आगे निकल जाएगा। कोई प्रॉब्लम है किसी को इसमें तो बोल दो भाई। क्लियर है सबको, एक एक वर्ड समझ में आया, बोलो। अब यहां पर दूसरा है, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड विद आयोडीन भी बन सकता है। वो रिएक्शन यहां लिखी नहीं है, मैं लिख देता हूं। NaBH4, इसकी आयोडीन से रिएक्शन करवा रहा हूं मैं। आपको लगता है ये ऐसा है ना, मेरे को ऐसा नहीं लगता। मेरे को कैसा लगता है, ये NaH है प्लस BH3 है। अब करो रिएक्शन, तो अब क्या होगा, आयोडीन जो है ना, मतलब ये ऐसा नहीं कि टूट गया, ये तो अपन समझने के लिए मान रहे हैं इसे। अब क्या होगा, आयोडीन किस पे अटैक करेगा, तो सीधी सी बात है, ये आयोनिक नेचर का है, तो आयोडीन क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा और बोलेगा भैया नाई आ गया। अब नाई आ गया, नाई क्या करेगा, क्लियर है कि नहीं। और दूसरा है आपका BH3, ये तो अलग हो ही जाएगा, ठीक है ना, वो जो बाद में वापस B2H6 में बदल जाएगा। ये बार बार नहीं बोलूंगा, एक बार कॉमन सेंस उसके बाद आगे अपने आप बना लो। कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से बोल दो, ठीक है। और HI तो निकल ही जाएगा, ये लो HI तो साथ में निकाल ही देना आप। अब देखता हूं कमेंट, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, अगला शेयर करूं मैं, जब तक आपके कमेंट्स को भी देख लेता हूं। कौन क्या चिल्ला रहा है बहुत देर से। यस, बनाना बॉन्ड सर, B2O3 को बोरॉन सिक्वेल ऑक्साइड भी बोलते हैं क्या, ठीक है। और ये इसका कंसेप्ट समझा देता हूं, बोला ये सिक्योसाइड क्या होता है, सिक्योसाइड क्या होता, ऑक्साइड मतलब ये क्या होता है बता देता हूं, रुको बेटा, ठीक है। और अरे ठीक है, आपने तो इतने सारे कमेंट कर दिए, मैं टॉपिक खत्म करने में लग रहा था। सर आयोडीन है को हटाना या है आयोडीन पे रिएक्शन करेगा। सर आयोडीन हाइड्रोजन को हटाएगा, अच्छा H का मतलब हाइड्रोजन। सर आयोडीन हाइड्रोजन को हटाएगा या, अच्छा मतलब इस बच्चे का क्वेश्चन है कि चाकू पे खरबूजा गिरा या खरबूजे पे चाकू, वो भी समझा देता हूं, ठीक है ना। मतलब अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिक के हिसाब से मैकेनिज्म वाइज बात कर रहे हैं ये बच्चे। मैं राजेंद्र सिंह, यहां पर बात क्या है कि हमने क्या किया, पहले इसको ऐसा माना, अब आयोडीन ने यहां पर अटैक किया, आयोडीन अटैक कर रहा है यहां पर, ठीक है ना, और वो हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस कर रहा है, ये है मीनिंग। या हम उल्टा बोल सकते हैं, अगर प्योर मैकेनिज्म पे जाए तो ये एक तरह से पोलर नेचर का बॉन्ड है, तो ये पोलर है, ये आयोडीन के साथ डायपोल अट्रैक्शन, मतलब ये पोलर और ये नॉन पोलर अट्रैक्शन शो करेगा, उसके कारण ऐसा होता है। तो अगर हम बात करें तो अटैक यहां से चालू होके यहां होगा ऐसे। अब समझ में आया बेटा आपको राजेंद्र। मैकेनिज्म वाइज बात करें तो ये हम नॉर्मली बोलते हैं, जब क्या बोल देते हैं, आयोडीन ने हाइड्रोजन को हटा दिया, क्योंकि हमें यहां ये दिख रहा है। बट मैकेनिज्म जब कहेंगे तो इसका पोलर, ये डायपोल है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, वान डर वाल अट्रैक्शन फोर्स से इस बात को समझेंगे, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण क्या होगा, ये उसको बोरॉन को, अरे एक मिनट, ये ज्यादा रिएक्टिव है तो आयोडीन पर अटैक करके उसको पोलराइज करता है, नॉन पोलर को पोलराइज। तो ये कौन से मैकेनिज्म के हिसाब से हो रहा है,
डायपोल इंड्यूस डायपोल अट्रैक्शन मैकेनिज्म आएगा इसमें इनऑर्गेनिक का। क्लियर बेटा? रिपीट कर दूं, वैन डर वाल बॉन्डिंग का डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन मैकेनिज्म आएगा। हाँ सर, ये ही जानना है। अभी भी कोई प्रॉब्लम हो राजेंद्र बाबू तो आप बोलो। और लीजेंड का डाउट पूरे कंसेप्ट के साथ थोड़ी देर में बेटा कवर कर देता हूं। कंसेप्ट, इसी एक एग्जांपल को नहीं, पूरा ये जो कंसेप्ट होता है ना उसी को ही। क्लियर कि ये क्या वर्ड है, आपने क्या लिखा है, क्यों लिखा है, क्यों होना चाहिए। अगला हम लोग यहां पर देखते हैं, आयोडीन की रिएक्शन हमने कर ली। अगला है इंडस्ट्रीज में BF3 NaOH के साथ रिएक्शन करेगा। BF3 है, उसकी जब NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे राजेंद्र सिंह कह रहे हैं कि सर इसको SN2 मैकेनिज्म नहीं कह सकते हैं क्या? तो बेटा SN1 SN2 E1 E2 ये जो वर्ड होते हैं मेनली ऐसा नहीं, आप लोगों के सिलेबस में इनऑर्गेनिक में नहीं है, ठीक है ना, होते तो है लेकिन ये मेनली इनका मीनिंग हम लोग निकालते हैं ऑर्गेनिक से। अब SN2 न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, तो यहां पर हो तो वही मैकेनिज्म रहा है क्योंकि अटैक तो नेगेटिव ही कर रहा है, आया ना, सब्स्टिट्यूशन नेगेटिव का ही हो रहा है, तो गलत नहीं है, बोल सकते हैं, बट ये वर्ड इनऑर्गेनिक में आपको शायद कहीं मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना, हम लोगों के लेवल में, हाई लेवल पे आती है बात, इसलिए मैंने ये वर्ड बोला नहीं। और कुछ डाउट है तो बोल दो जल्दी से, पेट दर्द खत्म करो तो मैं आगे पढ़ाना चालू करूं जल्दी, जब तक मैं पानी पी लेता हूं। पानी भी पी के आ गया, जल्दी बोलो, चलो क्लियर, ठीक है बच्चे। अब देखो ये BF3 की NaH के साथ रिएक्शन आई थिंक समझ में आ गई, कंसेप्ट अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया है, मैंने इंस्टॉलमेंट किया था ना, जब भी कभी मॉलिक्यूल है LiAlH4 उसको तोड़ दो, NaBH4 उसको तोड़ दो, तो यहां तो NaH के साथ ही रिएक्शन है, तो आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है स्क्रीन पर, केवल आप टेम्परेचर ध्यान रखना, 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन हो रही है 450 डिग्री टेम्परेचर की प्रेजेंस में। अब B2H6 की फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम इग्नोर करते हैं, वो भी ध्यान रखना। B2H6 कलरलेस होता है, सॉलिड होता है कि लिक्विड होता है कि गैस, यहां जाके कई बार बच्चे फंस जाते हैं। BH3 सबको पता है, गांव मोहल्ले सबको पता है BH3 जो होता है। अब मैं यहां पर कितना हार्ड एंड सॉलिड हो गया ये, तो आ जाओ BH3, तो BH3 जो होता है ये सबको पता गैस है, जब B2H6 बन जाता है तो क्या रहेगा, तो कई बार बच्चे ये सोचते हैं, बिकॉज ज्यादातर जब भी कभी ज्यादातर केस में डायमर बनता है ना तो ऐसा ही होता है, ठीक है, लेकिन यहां पर केल्विन है बेटा, वो 450 केल्विन, डिग्री में नहीं है, केल्विन में डेटा है, तो ज्यादातर हम यहां से यहां करते हैं तो ये सॉलिड कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, आया ना, ठीक है, ये यहां पर क्या है, यहां पर भी ये गैस है, बस कलरलेस गैस है, कलरलेस गैस, ये है आपका पॉइंट, ठीक है ना, और बॉइलिंग पॉइंट है 180 केल्विन, ठीक है, वो उसका इतना इशू नहीं है, मतलब 273 केल्विन तो रूम टेम्परेचर है, तब बॉईल हो रहा है, इसका मतलब तब भी गैस है। 300 केल्विन जब होता है ना रूम टेम्परेचर से थोड़ा ऊपर, 298 होता है रूम टेम्परेचर, उससे ऊपर, तब हम कहते हैं कि हाँ ये लिक्विड है, ठीक है, तो ये तो बहुत भयंकर वाला गैस है, ठीक है, बोलो, फायर के साथ एक्सटिंग्विश करता है, बिल्कुल करता है, इसका मतलब नीचे एक रिएक्शन दे रखी है, देख लो, ये बातें हम भूल जाते हैं, देखो रिएक्शन सबको पता है, B2H6 की बच्चों वाली रिएक्शन है, B2H6 ये लो,
सब कर देंगे, अल्टी पल्टी तो करना है ना। करना क्या है, ये लो और ये लो, पानी पी लो। डेल्टा एच नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक है और बहुत ज्यादा नेगेटिव है, तो हाईली एक्सोथर्मिक है, बागड़ बिल्ले की तरह। मतलब एयर के साथ डायबोरेन बहुत तेजी से जलता है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, डायरेक्ट वो प्रैक्टिकल वैल्यू जो 1976 वाली है वो बोल रही है किलो जूल में। सोच लो कितना ज्यादा हीट निकलेगी। क्लियर? अब अगर ये तो अभी आपको रिएक्शन दी, इतना खड़ा होके उस रिएक्शन पे मैंने आपको समझाया, तब जाके आपको अकल आई कि हाँ, अगर 1 मिनट पहले चैलेंज दे रहा हूं, 1 मिनट पहले मैं केवल ऐसी रिएक्शन लिख के और बाजू में खड़ा हो जाता, ये रिएक्शन लिख दी मैंने और खड़ा हूं, फिर थोड़ी देर बाद पूछता बताओ ओपन एयर में डायबोरेन बर्न करेगा या नहीं करेगा, तो सब लोग सोचते सर पता नहीं, कह नहीं सकते, डेटा पता नहीं है या आइडिया नहीं है, देखते नहीं है यार। एयर के साथ मतलब ऑक्सीजन, ओपन एयर का मतलब ऑक्सीजन से ही रिएक्शन होती है, नाइट्रोजन से बहुत कम कंपाउंड है जो रिएक्शन करते हैं, याद है ना, नाइट्रोजन ऑलमोस्ट इनर्ट है। फिर भी जब सामने सब कुछ रिएक्शन है, तब भी बच्चा क्या सोचता है कि सामने जब भी रिएक्शन है तब बच्चा सोचता है कि यार पता नहीं, आइडिया नहीं है, कोई डाउट है। अब यहां पर आसानी बता देते, मतलब समझा नहीं सर, मतलब आप बता देते कि करेगा बर्न, ठीक है, आने दो, थोड़ी देर बाद क्वेश्चन ऐसा आएगा जो बेवकूफ बनाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। ये राजेंद्र सिंह कह रहे हैं 450 डिग्री जो तो हो गया, कलरलेस गैस है, तो फिर ये डायामैग्नेटिक हो गया क्या? कलर और डायामैग्नेटिक का जनरल मीनिंग हम निकाल सकते हैं कि अगर कंपाउंड में कलर होता है, जो बच्चे का क्वेश्चन है, मतलब ठीक है ये नया बच्चा है मेरे को ऐसा लग रहा है, बट कोई बात नहीं, अच्छा लगता है ऐसे क्वेश्चन थोड़े से पूछो तो, ठीक है ना, और वो भी लॉजिक लगाते हुए क्वेश्चन पूछ रहा है तो अच्छी बात है। देखो जनरली एक कॉमन है, मैं 2 मिनट के लिए आउट ऑफ ट्रैक हो रहा हूं जिससे डाउट पूरा जड़ से खत्म हो। मेरा इलाज आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करने की आदत होती है, स्लो होगा लेकिन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होगा, एकदम पक्का इलाज होगा, जड़ से खत्म होगा। वो एलोपैथिक वाला जो मेडिकल वाला ट्रीटमेंट है वो नहीं कि भाई ये ले अभी फीवर आ रहा है, ये ले अभी उतर गया, दोबारा होएगा तो होएगा, साइड इफेक्ट आएंगे तो बाद में दोबारा आना हमारे पास, हमारा घर चलेगा, पॉकेट चलेगी ना। ठीक है बेटा, समझो। एक्सोथर्मिक मतलब हीट निकलना है तो ठीक है, 1 मिनट रुको, एक एक क्वेश्चंस करते हैं। कलर का जो बात आती है ना, कि हमारी जनरल बात है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या क्या बातें हमारी होती है, पैरामैग्नेटिक होता है और कलर होता है। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब है तब, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायामैग्नेटिक होगा। पहली बात, कलर जनरली नहीं होगा, जनरली वर्ड बोला है, मैं ध्यान रखना क्योंकि यहीं पे बच्चा फंसता है। बहुत सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं, मान लो KMnO4 है, कौन से कलर का होता है, सब बोलेंगे पिंक कलर या पर्पल कलर का होता है। KMnO4 में Mn+7 है, यहां तो 3D 0 है, 4s 0 है, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है, अनपेयर्ड तो छोड़ो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आउटर में, फिर भी कलर है। ठीक है, क्यों? तो कलर के लिए 2 वर्ड होते हैं, इसका मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का टेंशन नहीं है, कलर ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल्स जो भी है, किससे पता चलता है कि कलर क्या होगा क्या नहीं होगा? तो देखो, पहला बाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा कलर के लिए क्या होगा, पहला है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरा DD ट्रांजिशन में एक सिंपल वर्ड लिख रहा हूं, इसकी कई सारी वैरायटीज होती है, L2M लिगेंड टू मेटल,
मेटल टू मेटल, इस तरह के वर्ड आएंगे जब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, डी ब्लॉक को, तब ये वर्ड आएंगे। तो कलर होने के दो कारण हो सकते हैं बच्चे, ठीक है। ये मैंने कलर का कंसेप्ट समझाया। अब इसका ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था वो भी समझो। ये तो एक कंसेप्ट ही हो गया पूरा, दोबारा मत पूछना। कभी भी क्वेश्चन आए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं दिखे तो आप फिर इस जगह डुबकी मार के निकल जाना, कभी अटकोगे नहीं, ये गारंटी मेरी है आपको। अब हम बात करें तो बच्चे का ओरिजिनल क्वेश्चन मैं भूल गया। अच्छा, B2H6 वाला था, मैं भूल चुका था, ठीक है। B2H6 डाइबोरेन, देखो बोरेन BH3 होता है, तो अगर मैं BH3 में भी बात करूं तो बोरॉन के जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो यहां भी नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो यहां भी नहीं है, तो डायबोरेन में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का चांस बिल्कुल ही नहीं है। क्लियर है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। चले हम अब दूसरा वर्ड राजेंद्र ने लिखा है सर एक्सोथर्मिक मतलब हीट निकलना है, तो नेगेटिव एंथैल्पी, बिल्कुल सही बात है। डेल्टा एच का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये थर्मो का कंसेप्ट बेटा है ना। डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक बोलेंगे, यहां से आप देख लो। अब फिर इसको बहुत ज्यादा समझाऊंगा तो उल्टा हो जाएगा, और अगर ये पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक बोलेंगे। डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव। हाँ ना, कोई डाउट है तो बोल दो। ठीक है, अब हम पहले इस पेज को बोरेक्स और इस यूनिट को खत्म करें, फिर वो एक सिस वाला जो क्वेश्चन है ना वो भी मेरे को करवाना है कंसेप्ट। तो ये तो हो गया, खत्म करो। मोस्ट ऑफ हायर बोरेन आर ऑल्सो स्पॉन्टेनियसली फ्लेमेबल इन एयर, ठीक है, अपने आप, मतलब बोरेन या डायबोरेन उस खानदान के ज्यादातर एयर में बर्न हो जाते हैं, ठीक है ना। पानी के साथ इजीली हाइड्रोलिसिस करा लेंगे, कोई दिक्कत है उसमें, समझना है तो बोल दो। हाइड्रोजन गैस देंगे, आई थिंक समझाने की नौबत नहीं है। भाई राजेंद्र बाबू, अभी आप इतना ज्ञान लेने के लिए प्लीज आउट ऑफ ट्रैक ना जाए, बिकॉज इसके लिए थर्मो का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। क्या कांस्टेंट है, बिकॉज आप जो बात कर रहे हो ना यहाँ पर प्योर थर्मो के वर्ड ले रहे हो। क्लियर? हम लोग यहाँ पर हीट, एनर्जी, एंथैल्पी सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके चल रहे हैं बेटा अभी। क्लियर? नॉर्मल टेम्परेचर से जो डायरेक्ट लिंक होता है ना उस वर्ड से मतलब ले रहे हैं, लेकिन ये बात पक्की है कि यहाँ पर डेल्टा एच के टर्म में ही हम लोग हमेशा चलते हैं, एवरी टाइम। कांस्टेंट टेम्परेचर हो या कांस्टेंट वॉल्यूम, वो चीजों को नॉर्मल में जब थर्मो से बाहर निकलते हैं तो इग्नोर कर दिया जाता है। क्लियर बेटा? आप थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखो, अदरवाइज फिर मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं दूंगा। जो टॉपिक चल रहा है ना उस टॉपिक पे आओ। बहुत फिर बोलना पड़ता है ना, ज्ञानी इतना मत बनो, ज्ञानी बन रहे हो, जो टॉपिक है उसको निचोड़ो आप। क्लियर? चलो अब हम यहां पर बात करें तो ये बात खत्म हो गई। B2H6 के साथ ये वाली दो रिएक्शंस है, बहुत सिंपल है, ये हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पढ़ चुके हैं। B2H6 मतलब BH3, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन के जो 3 मिथाइल, कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है नाइट्रोजन का, तो इसको इधर डोनेट कर देगा। ये है इसका मीनिंग। क्लियर हो गया? तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जाम्पल है, इन्हें कहते हैं एडक्ट। एडिशन हो रहा है, जुड़ रहे हैं, और एडिशन से प्रोडक्ट बना, तो इसलिए इसका नाम है एडक्ट। कोई डाउट है तो बोल दो। क्लियर? चले हम आगे। दूसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी सेम होता है, BH3। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है
ये कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रक्चर है। आप सब लोगों से एक सजेशन भी दे रहा हूं, अच्छा रिजल्ट निकालने के लिए सभी बच्चों के लिए बोल रहा हूं कि जो टॉपिक चल रहा होता है ना, आपको पता है कि अभी पी ब्लॉक चल रहा है, उसका पूरा ज्ञान लिया करो, उसमें से जितना क्रॉस कर सकते हो कोई भी टीचर से, उसी टॉपिक से जो चल रहा है यहाँ बोर्ड पे। ऐसा नहीं कि पी ब्लॉक में अभी मैंने नाइट्रोजन कराया नहीं, आप नाइट्रोजन के क्वेश्चंस लेके आओ, वो कभी नहीं करो, ठीक है। लेकिन अभी आपको पता है कि 13 ग्रुप चल रहा है, बोरेक्स चल रहा है, बोरॉन चल रहा है, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आप ला सकते हो, जो आपके ट्रैक के हैं, वो क्वेश्चंस लाओ। तो उससे क्या होगा, आपको भी फायदा मिलेगा, दूसरे बच्चों को फायदा मिलेगा। नहीं ध्यान रखो, आपका रिजल्ट इस चीज से कभी नहीं आता कि आप टीचर को कितना परेशान कर रहे हो, कितना क्वालिटी वर्क से आप आउटपुट निकाल रहे हो, उस चीज से आता है। तो ये बात सब लोगों के लिए फ्री सजेशन है। ठीक है, चलो ये बात हो गई, समझ में आया ये सब के लिए। तो एल का मतलब वहां लिखा हुआ लिगेंड। अगला पेज मैं आपको शेयर बोल दूं। देखो एक बार, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद डायबोरेन गिब्स, ये तो हो गया खत्म, ठीक है ना। अब ये वाली जो पैराग्राफ है ना, जो रिएक्शन लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखना। बच्चा अटकता कहां है वो बताऊंगा, पहले दो लाइनें देख लो। अमोनिया की जब रिएक्शन होती है डायबोरेन के साथ, तो पहले तो वो एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है, जो अभी अभी समझाया था। तो डॉट लग के 2 अमोनिया आ गया, क्योंकि 2 डायबोरेन है, बोरेन के साथ एक अमोनिया, 2 के साथ 2 अमोनिया, हाँ या ना। पहली 2 लाइन क्लियर। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो अमोनिया है यहां से डिवोर्स कराना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से डिवोर्स होगा तो BH2NH3 का हॉल 2 बनेगा, साथ में BH4 बनेगा। ये बात मैं समझा देता हूं आपको। देखो अभी हमने समझा था BH3 अमोनिया अपना लॉन पेयर दे देता है। अगर मान लो मैं इसको B2H6 के फॉर्म में लिख दूं, तो आप क्या कहोगे, 2 अमोनिया जुड़ गए। अगर मैं B2H6 को देखो बहुत सिंपल वे में लिख देता हूं, आपको पता है ये BH3 है, आपको पता है ये दूसरा BH3 है। समझना एक बार, रट्टा नहीं मारना है आपको, बिल्कुल रटना मना है। मेरी क्लास में आप कोई बैठोगे, या तो बैठना बंद कर दो केमिस्ट्री की क्लास में मेरी में, और नहीं तो रटना बंद कर दो। 2 ही बातें, आपके पास तीसरा कोई रास्ता नहीं है। और ये चीज हर जगह मैं आपको पूरा कंसेप्ट के साथ समझा के क्लियर करता हूं। सांसें फूल जाती है यार मेरी तुमको समझाते समझाते, हाँ या ना। तो हर जगह मैं कंसेप्ट के साथ क्लियर करता हूं, तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखो। तो देखो ये हमारा डायबोरेन था, और ये डायबोरेन का ये स्ट्रक्चर हम पहले भी कई बार देख चुके हैं, समझा भी चुका हूं, अभी भी आएगा। नीचे है देखो, आ गया, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ कि ये इसकी टोपी उसके सर हो रही है, कभी इधर कभी उधर ऐसे। तो अब इस केस में क्या हुआ, यहां से ये तो देखो ओरिजिनल बोरेन था। अब जब ये माथा कूटी के चक्कर में, क्योंकि यहां से अमोनिया क्या कह रहा है कि भैया क्या ये चिंदी चोर हरकत करते हो, इसको दे रहा हूं कभी इसको दे रहा हूं, वही वाला हाल है। टीचर एक क्लास दो, मान लो मैं अकेला हूं आज क्लासरूम में ऑफलाइन में, तो 2 क्लास है मेरे पास, 11th वाला और 12th वाला, दोनों सेक्शन से मेरे पास टीचर नहीं है। जो भी है मैं कभी इधर पढ़ा रहा हूं कभी उधर पढ़ा रहा हूं, यहां भी तो यही हो रहा है, कभी इधर है ये बॉन्ड कभी उधर है। तो ये क्या कहता है अमोनिया, बोले चिरकुट हरकत बंद करना बंद करो। तो ये बोरॉन
अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन मतलब बोरॉन हो गया पॉजिटिव, ये H नेगेटिव उधर चला जाता है और ये लोन पेयर हाइड्रोजन ने अपना दे दिया, तो ये तो बन गया BH4। अब ये रह गया यहां पर, अब ये कहता भैया अब तूने मेरे को लालच तो दे दिया, अब मैं क्या करूं? तो ये इसको मैं थोड़ा सा ऐसे समझा दूं, BH2 प्लस, दो अमोनिया मॉलिक्यूल, एक अमोनिया मॉलिक्यूल और दूसरा अमोनिया मॉलिक्यूल, दो अमोनिया मॉलिक्यूल जो है ये आपके यहां पर रिएक्शन करेंगे। खत्म? कोई डाउट है तो बोल दो। तो इसका भी हो गया ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और वो रिएक्शन भी आपको मजे मजे में समझ में आ गई। अब बताओ हाल क्या हाल चाल है, कहां प्लस आएगा कहां माइनस आएगा, वो हर चीज क्लियर है, रिएक्शन देखो। ठीक है, इसके बाद जब इसको गर्म कर, समझ में आया आपको? कोई डाउट है? देख लो यहां पर इसने, एक ने हाइड्रोजन दिया और दूसरे ने हाइड्रोजन देके खुद कड़का हो गया, तो दूसरे ने क्या किया कि वहां से वो अमोनिया मॉलिक्यूल को ले लिया। खत्म? ये है हमारा केस। देख लो, अब जब इस मॉलिक्यूल को है तो पूरा यूनिट मैंने समझाने के लिए लिखा है, इसको मैं ये बोलूं या ये बोलूं एक ही बात है। मतलब ये नॉर्मल है शराफत अली वाला, ये उसका आयोनिक फॉर्मूला है मतलब। ठीक है, तो अब इसको जब गर्म करते हैं तो यहां से क्या बनता है, B3N3H6, B3N3H6। इसे बोलते हैं हम लोग डाइबोरेन, सॉरी इसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेंजीन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। कोई दिक्कत है किसी को तो बोल दो, इसका एक और नाम लिखा होना चाहिए, मेरे को दिख नहीं रहा, लिखा है क्या कहीं पर? बोराजीन लिखा हुआ है, सही है। अब बात आती है इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों बोलते हैं? बिकॉज बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर है, समझ लो कैसे बनेगी स्ट्रक्चर वो भी समझ लो। ये बोरॉन नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन बोरॉन, नाइट्रोजन बोरॉन, नाइट्रोजन बोरॉन। ठीक है, ये नाइट्रोजन के लॉन पेयर हैं। आया ना? ये हुआ आपका ये वाला केस, समझ में आया? प्रॉब्लम है तो नाइट्रोजन ने अपना लॉन पेयर दे दिया और हर एक पर एक हाइड्रोजन, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप सिंगल बॉन्ड की तरह मान लो। तो जैसे बेंजीन में सब जगह ऑल्टरनेट सिंगल ऑल्टरनेट डबल होता है और हर एक जगह एक हाइड्रोजन होता है, सेम वही स्ट्रक्चर है। तो ये बोराजीन हो गया और इनऑर्गेनिक बेंजीन वाला कंसेप्ट भी हो गया। अब किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो। फटाफट कमेंट दे दो, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद हम बात करते हैं B2H6 का स्ट्रक्चर। तो B2H6 में पहले भी बताया था, दोबारा रिपीट कर देता हूं, बैक बॉन्डिंग के टाइम भी ये चीजें समझाई थी। आ गया, वेरी गुड, कितने अच्छे बच्चे हो तुम लोग। तो ये जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन जो है वो है टर्मिनल हाइड्रोजन। चार हाइड्रोजन जो है उनको हम बोलते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन। हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। ठीक है,
और इनमें क्या होता है, टर्मिनल हाइड्रोजन में ये बॉन्ड फिक्स है, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन फिक्स है, वहीं कहीं नहीं जाना उनको, तो ये क्या है, 2C2E टाइप है। ये क्या होगा, 2C2E टाइप होगा, है ना? बोलो कोई प्रॉब्लम है तो? जबकि ये बीच वाले जो हाइड्रोजन है, ये और ये ब्रिज हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, ये क्या ब्रिज बना रहे हैं, तो इनका नाम है ब्रिज हाइड्रोजन। और ये क्या है आपका, 3C2E टाइप है। थ्री सी टू ई टाइप है। क्लियर? ये क्या है, कभी ऐसा क्यों, ये वर्ड क्यों लिखा, इलेक्ट्रॉन तो 2 है, मान लो एक एग्जांपल है, ओरिजिनल बॉन्ड क्या है, ये ओरिजिनल बॉन्ड है, ये इंसानियत वाली बात है। अब क्या हो रहा है कि ये जो बॉन्ड है यहां से मूव करके इधर आ गया, डार्क कर रहा हूं, लेकिन है तो बॉन्ड यही ना, ये इधर से हटके उधर आ गया, ये लो, तो ये वाला बॉन्ड यहां से मूव करके उधर चला गया, तो ये इतना तेजी से रोटेट हो रहा है कि कभी इधर है कभी उधर है, तो इसका मतलब ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड लगातार रोटेट इधर इधर ऐसे ऐसे हो रहा है। तो एटम कितने हुए, गिनना, एटम 1, एटम 2, एटम 3, कितने एटम है यहां पर, 3 एटम है। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, बोलो? तो ये 3, अब बताओ क्या हालचाल है? तो स्पीड तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना, तुम आलसियों की तरह पढ़ रहे हो तो कोई दूसरा बच्चा पढ़ रहा है तो नहीं करेगा क्या भाई? अच्छी बात है, एनसीईआरटी भाई आपने कर ली, कोई भी एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट या मेंस, आपका टारगेट क्या है, मेंस है कि एडवांस है, वो देखो, तो जो भी आपका टारगेट है उसी के हिसाब से असाइनमेंट्स भी लगाओ, ठीक है ना? मेंस टारगेट है, निट टारगेट है कि एडवांस टारगेट है, उसी तरह के लेवल पे आप एनसीईआरटी पढ़ ले, तो एक एक लाइन क्लियर होनी चाहिए, वो बात सही है, सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, वो सही है। उसके बाद आपका बात क्या होगा, उसके बाद आपको यह है कि भाई ठीक है, आपका लेवल के हिसाब से करो, बुक पढ़ने से नहीं, क्वेश्चंस करने से सिलेक्शन होता है। चलो अब हम यहां पर बात करें, तो इसमें बाजू में बस एंगल और डिग्री लिखा हुआ है, तो याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता ओरिजिनली sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, तो ये एंगल क्या है, 120 होगा, तो वो 120 डिग्री एंगल समझ में आ गया। बीच में हाइब्रिडाइजेशन यहां पर sp3 की तरह काउंट हो गया, तो ये एंगल थोड़ा सा कम हो गया, आया ना? जो ओरिजिनल बॉन्ड है वो ओरिजिनल है, तो कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड होने के कारण उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, वो बॉन्ड लेंथ 119 डिग्री है। क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट है? और ये बॉन्ड लगातार रोटेट हो रहे हैं, तो ये एक ही बॉन्ड है जो दोनों के बीच में मूव कर रहा है, तो इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग से समझो, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, कम हो गया। बॉन्ड ऑर्डर कम होने का मतलब क्या हो गया, ये, अरे यार, बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया, बॉन्ड ऑर्डर कम होने का मतलब क्या है, ये बॉन्ड लेंथ बढ़ाएगा। क्लियर? खत्म? अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो बोल दो भाई जल्दी से, नहीं तो अगला पेज शेयर करता हूं, जल्दी कमेंट दो अपने अपने अच्छे अच्छे से। क्लियर कितना है मुझे कैसे पता, एग्जाम देते रहो आप रेगुलर, जैसे यहां पर अपने एग्जाम होते हैं वो देते रहो, एमसीक्यू करो तब पता चलेगा, ठीक है ना? बिना एमसीक्यू पढ़ने से कभी क्लियर नहीं होगा, प्रैक्टिस से क्लियर होएगा।
चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। वो सब समझा दिया, ये स्ट्रक्चर समझ में आ गई, सब हो गया। इसे कहते हैं ब्रिज बॉन्ड या बनाना बॉन्ड। इसे कहते हैं ब्रिज बॉन्ड या फिर बनाना बॉन्ड। जल्दी से देख लो, उसके नीचे जो छोटा छोटा लिखा हुआ है उसको आंखें फाड़ फाड़ के पढ़ लो। मैं बता चुका हूं हाइब्रिडाइजेशन एवरीथिंग पहले हो चुकी है, तो मैं यहां पर अपनी फालतू एनर्जी नहीं लगाऊंगा। आपको डाउट है तो आप तुरंत बोल दो, ठीक है। चलो जल्दी से 1 मिनट दे रहा हूं। रिएक्शन वगैरह एवरीथिंग इस बोर्ड पे ऐसा कुछ नहीं है जो पढ़ाने लायक है, सब कॉमन है। आप चेक करो, बोलो। चलो अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, वो है, एक वर्ड छोड़ा था मैंने, सिसक्साइड, सिसक्साइड। ठीक है, जो भी प्रोनाउंसिएशन में मेरी जीभ भी टेढ़ी हो जाती है तो आपकी जीभ सीधी रहती है कि टेढ़ी होती है, उससे मतलब नहीं है, हमें कंसेप्ट से मतलब है। तो जब भी कभी कोई भी एलिमेंट हो, यहां पर जैसे ए है, डाई हो और ये 3 हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं सिसक्साइड। ठीक है ना, ये सबके लिए लगता है ये वर्ड, हमें पता नहीं होता, इसलिए मैंने बेटा उस टाइम छोड़ा था। लीजेंड मैंने अब बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो अब देखो, जैसे एक एग्जाम्पल, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, कई लोग सोचेंगे सर ये तो कभी सोचा ही नहीं था मैंने, ऐसा है, ये भी है तो Fe2O3 भी है, मतलब मेटल हो नॉन मेटल हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कंसेप्ट से मतलब है, इसलिए मैंने एम नहीं लिखा। कई बच्चे एम का मतलब मेटल मान जाते हैं, मैंने कहा कोई भी एग्जाम्पल हो, ठीक है ना, जिनमें ऐसा हो। चलें अगला, अभी कौन सा एग्जाम्पल आया था मैं तो भूल गया, B2O3 बोलो, तो ये भी इस कैटेगरी का है, इसका मतलब Ga2O3 इस खानदान के, तो सारे इस कैटेगरी में ले सकते हैं हम लोग। अब बताओ, अब किसी को इस कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, रिपीट करना है कि बेटा आ गया कंसेप्ट समझ में, जल्दी बोलो, मैं अगला पेज शेयर करता हूं तब तक। सर P2O3 एंड N2O3, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का बेटा, ये है ना, हमारे वर्ड बोलने के बाद है ना, आप हमारे ऊपर शक करते हो ना, बड़ा गुस्सा आता है। ठीक है, इस लड़का या लड़की पता नहीं, लीजेंड को ब्लॉक कर दूं मैं। जब बेटा आपको बोल दिया कि भाई ऐसा होगा मतलब होगा, इसका मतलब मैं आपको लिस्ट लिख देता हूं, ये लो N2O3 और लो P2O3 और लो, और कौन सा बताऊं, मेरे को खुद को याद नहीं आ रहा, Bi2O3, ठीक है ना, हर एक कैटेगरी का सोच लेता हूं मैं, C2O3 और AS2O3, और कितने चाहिए आपको, पता नहीं कितने एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब लिस्ट पूरी की पूरी है सिस ऑक्साइड की, बहुत बड़ी, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं, सर का मतलब क्या, आपको ब्लॉक कर दूं या नहीं करूं? चलो खैर माफ किया आपको बच्चा समझ के। तो अगला बोरॉन के यूज देखो, एल्यूमिनियम के यूज देखो, जस्ट 1-2 पॉइंट मेरे को कराने, आपको रीड कर लेने, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो ये जोश में आ गया, छोड़ो, खत्म किस्सा हो गया, ये बात ध्यान रखो।
बोरॉन के जो कंपाउंड है वो एक्सट्रीमली हार्ड होते हैं। याद है स्टार्टिंग में मैंने ये बात बोली भी थी जब वो टेबल वाला कंसेप्ट कराया था, बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, डेंसिटी इसकी कम होती है, कंडक्टिविटी इसकी कम होती है। तो मेन यहां पर याद रखने का, बोरॉन के जो कंपाउंड, बोरॉन खुद और बोरॉन के कार्बाइड वगैरह बहुत ज्यादा डायमंड की टक्कर के होते हैं, ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना। कंडक्टिविटी बहुत कम होगी। बुलेट प्रूफ, ये अंडरलाइन कर लो, बुलेट प्रूफ वेस्ट जो होते हैं, लाइट कंपोजिट मटेरियल ऑफ एयरक्राफ्ट, उनमें बोरॉन काम आता है। बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह ऐसी चीजें होती है ना, उसमें बोरेक्स काम में, वो सॉरी बोरॉन काम में लिया जाता है, ध्यान रखना। बाकी रेडिएटर्स में आपने ये बात तो 9th 10th में पढ़ी भी होगी, जहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर पड़ा है, बोरॉन की रॉड्स काम में ली जाती है, वहां पर याद है बोरॉन की जो रॉड्स है वो काम में ली जाती है न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कराने के लिए, तो ये बात तो बताने की जरूरत नहीं है ना। और न्यूट्रॉन्स के बाद यहाँ प्रोटेक्टिव शील्ड्स और कंट्रोल रॉड्स में कौन काम आता है, वो छोड़ो, हो गया। बोरेक्स पायरेक्स ग्लास में होता है, बोरेक्स और बोरिक जो पाउडर होता है या बोरिक एसिड होता है वो पायरेक्स एक मिनट, पायरेक्स ग्लास में होता है, ठीक है। चले हम, और यहां पर एक चीज जो लिखी हुई है ना, बोरेक्स इज ऑल्सो यूज्ड एज ए फ्लक्स, पता है ये भी सबको, बोरेक्स को फ्लक्स फॉर्म में काम में लेते हैं, ठीक है ना। अर्थनवेयर्स एंड द कंसिस्टेंट ऑफ द मेडिसिनल सोप, यहां देखना, आपको याद है अभी मैंने एक वर्ड बोला था बोरिक पाउडर, बोरिक पाउडर से क्या काम में लिया जाता है, तो याद है आईज में जब इन्फेक्शन होता है तो बोरिक पाउडर काम में लेते हैं। बोरिक पाउडर क्या है, एंटीसेप्टिक की तरह काम आता है, तो ये मेडिसिनल सोप्स में भी काम आता है, क्लियर हो गया। एंटीसेप्टिक होने के कारण इसको मेडिसिनल सोप में भी काम में लेते हैं। कोई डाउट है तो फटाफट बोलो, कमेंट दो जल्दी से, अगला पेज शेयर करूं। में बोरिक एसिड को काम में लिया जाता है, क्लियर। अब एल्यूमिनियम की जो प्रॉपर्टीज हैं, तो एल्यूमिनियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो तो ज्यादातर पता है आपको। एल्यूमिनियम बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, थर्मल और इलेक्ट्रिकल दोनों वर्ड लग गए, यहां पर इशू नहीं है, ठीक है ना। चलो अगला है आपका कंडक्टिविटी, जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम में से एल्यूमिनियम की जो है कंडक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होती है। यहां पर कई बच्चे मिस्टेक करते हैं, या बहुत अच्छा पॉइंट बनता है, देखो ऑन द वेट टू वेट बेसिस है, पढ़ लिया ये वर्ड, वेट टू वेट बेसिस है मतलब, तो वेट टू वेट का मतलब क्या है यहां समझना है, क्योंकि एक बात जो होती है, हम देखते हैं हमारे घर में आजकल बहुत फैशन चल रहा है, घर में एसी लगा हुआ है, उसमें लिखा होता है 100% कॉपर वाला, कोई भी चीज है जहां कंडक्टिविटी, एसी का बिल कम करना है इसलिए वो लिखते हैं 100% कॉपर। अब देख लेना आपके घर में अगर पिछले 1 साल 2 साल 3 साल में एसी आया है तो उनमें तो सबसे ऊपर लिखा होता है 100% कॉपर। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले वाले एसीज में कॉपर आता था, कम आता था, एल्यूमिनियम वायरिंग आती थी, घर में भी एल्यूमिनियम वायरिंग होती है, कॉपर वायरिंग महंगी पड़ती है, ठीक है, आ गया समझ में।
यस और नो, आवाज तो आ रही है, माइक चालू है बच्चों, कमेंट दो यस और नो। तो बात आती है कि जब कॉपर के कंपेयर में एल्यूमिनियम डबल है तो फिर कॉपर को क्यों लेते हैं, एल्यूमिनियम को ही काम में ले ना, ये मेरा क्वेश्चन है, जल्दी से बोलो। तो यहां पर एक वर्ड है वेट टू वेट, क्लियर है कि नहीं? वेट टू वेट का मतलब क्या है? 1 ग्राम कॉपर ले लें तो दोनों का जो होता है वो होता है उस केस में एल्यूमिनियम का 1 ग्राम ज्यादा अच्छा कंडक्टर होगा कॉपर के कंपेयर में। क्लियर हो गया? ये है मीनिंग। लेकिन अब हम बात करें कि एल्यूमिनियम का हमने एक रॉड लिया 10 मान लो 1 मीटर का ले लिया, ठीक है। अब एल्यूमिनियम तो बहुत हल्का होता है, समझना, एल्यूमिनियम तो बहुत हल्का है और कॉपर कंपेयर में भारी है। तो 1 मीटर एल्यूमिनियम मान लो, एक जो हमारे वायरिंग में काम आता है, पाइप एल्यूमिनियम का, कुछ भी कह लो, 1 मीटर लेंथ एल्यूमिनियम के जो वायर है, मान लो उनका वेट है 5 ग्राम, मान लो पतला वायर है, तो कॉपर का 1 मीटर लेंथ वाला का वेट क्या होगा? वो मान लो उससे 2-3 गुना ज्यादा होगा, वो 10 ग्राम हो गया, 20 ग्राम हो गया। अब वेट टू वेट के हिसाब से, क्योंकि कंडक्टिविटी वर्ड जो होता है ना, वो चलता है लेंथ के ऊपर, कि यहां से स्विच से और यहां तक कितनी देर में करंट का फ्लो हो रहा है। मैं फिजिक्स पढ़ाने लग गया अब आपको, कितनी देर में करंट का फ्लो हो रहा है, तो लेंथ के ऊपर करंट चल रहा है वहां पर, ना कि वेट के ऊपर। और यहां गेम चल रहा है वेट का। समझ में आ गया होगा? ज्यादा ज्ञान आप शांति से लगा लेना अपने माइंड से। समझ में आ गया सबको कि कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ठीक है, मोटा पाइप तार ले लो एल्यूमिनियम का, तो ये बात अलग है कि एक पतला जो वायर होता है ना हमारे घर में, वो वायर है, उसके बजाय हमें वेट टू वेट करना है, तो एल्यूमिनियम का इतना मोटा पाइप जैसा वायर लेके चलना पड़ेगा, तो उसको मेंटेन करना मुश्किल पड़ेगा, जगह ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा, कवरिंग करने में हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, इंसुलेशन तो करना पड़ेगा ना। तो ये सब फैक्टर्स हैं। वायर पतला ही क्यों लिया जाता है? उसका कारण है कवरिंग करने में भी तो कॉस्टिंग जाती है। ये सब बातें चले, ठीक है। बहुत दुखी करते हो तुम लोग। ठीक है, ये तो हो गया। अलॉय बनाने में काम आता है, वो टाइम पास है, ठीक है, ये सब तुम जानो। उसके बाद का एरोप्लेन्स वगैरह में, इन सब में काम आता है, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज में काम आता है, हल्का होने के कारण, भारी होने के कारण नहीं। ट्रांसपोर्ट वगैरह एरोप्लेन एल्यूमिनियम के ही अलॉय के क्यों बनते हैं? क्योंकि एल्यूमिनियम काफी हल्का है, इसलिए चला जाता है। अब लोहे का बना दो मान लो, ठीक है ना, प्लेन एक लोहे का बना दो, तो वेट इतना ज्यादा होगा कि उसको उड़ने में तकलीफ पड़ेगी, फ्यूल कंजप्शन ज्यादा हो जाएगा, प्रॉब्लम तो आएगा, है या नहीं? तो ये सब जो फैक्टर्स होते हैं, इन सब फैक्टर्स को देखना पड़ता है। तो वहां पर दूसरा एक और चीज है, एंटी रस्ट, मतलब रस्टिंग इतना इजीली नहीं लगता इसमें, तो लोहे के कंपेयर में तो लाइफ भी ज्यादा है। तो ऐसी जो चीजें हैं, पता चला कि ऊपर कभी बारिश में भीग रहा है, कभी क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल कंडीशंस बहुत चेंज होती है प्लेन के लिए, तो कभी ठंडी कभी गर्म, तो मजा आ रहा है आपको। खत्म? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। अब आगे क्या लिखा हुआ है? एल्यूमिनियम एंड इट्स कंपाउंड फॉर डोमेस्टिक पर्पजेस नाउ रिड्यूस कंसिडरेबली बिकॉज ऑफ देयर टॉक्सिक नेचर। ये एक मजेदार पॉइंट है। अब इसको समझ लेना, पूछा नहीं जाता है, मैं आपका जीके बढ़ा रहा हूं भी, क्योंकि ये जो लेसन चल रहा है ना अभी पोर्शन, ये पोर्शन जो है आपका, तो ये पोर्शन ऐसा है कि पूछा भी जाता है और आपकी जीके भी होनी चाहिए। एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स को उतना ज्यादा आज कम काम में लेते हैं, ज्यादा यूज नहीं लिया जाता, कारण क्या है? ठीक है ना। इसी को एक दूसरा ट्विस्ट फॉर्म में मैं देता हूं। ये तो चलो हम लोग तो बहुत एडवांस है शायद, लेकिन नेगेटिव केस में भी हम बहुत बहुत जा रहे हैं। हमारे फोर फादर्स, हमारी पुरानी जनरेशंस थी, आपको पता है अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन होता है? मेरा क्वेश्चन है, अर्थ में कौन सबसे ज्यादा है इन अर्थ? एल्यूमिनियम मेटल्स के केस में इज ग्रेटर देन आयरन, आया ना?
देखना कितना अच्छा क्वेश्चन, में थोड़ा सा हिस्ट्री पे चला जा रहा हूं। तो कौन ज्यादा है अर्थ में? एल्यूमिनियम, है ना, बट Fe वाइडली यूज होता है। Fe का यूज हमें पता है एल्यूमिनियम से ज्यादा है। लोहा, छोटा बच्चा भी लोहे को पहचानता है, बड़ा बड़ा होने के बाद उसको पता चलता है कि एल्यूमिनियम यहां भी काम आ रहा है या नहीं? कारण क्या है उसका? ये ही लास्ट लाइन इसका कारण है। हमारे जो पूर्वज फोर फादर्स थे उनको पता है, हमें नहीं पता। कई घरों में मैंने देखा है, अभी भी और पहले भी, मतलब कई घरों में एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना बनाना बहुत फैशन का माना जाता है। लोहे की कढ़ाई, लोहे के तवे, लोहे के बर्तन बेकार है या नहीं? गलत बात है। एल्यूमिनियम बल्कि बॉडी के लिए बेकार है, मतलब इट मींस, कहने का मीनिंग बहुत क्लियर है। प्रेशर कुकर भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज एल्यूमिनियम का बनता है, उसमें जो टॉक्सिक केमिकल है वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। बट ठीक है, प्रेशर कुकर बनता ही एल्यूमिनियम का, इसलिए हमें उसको तो झेलना पड़ रहा है अगर हमें प्रेशर कुकर में फ्यूल बचाना है तो। लेकिन उसके अलावा बाकी और एल्यूमिनियम के आइटम्स को आप इग्नोर करो, बिंदास इग्नोर करो, ठीक है ना? चाहे वो एल्यूमिनियम का जग हो या ऐसी कोई भी चीज हो, लोहे का काम में लो, कॉपर का काम में लो, वो आपके लिए बेटर होगा। पुराने घरों में, विलेज में अभी भी, या रॉयल फैमिलीज में आज भी कांसा चलता है, ब्रॉन्ज, पता है ना, ये ब्रॉन्ज, कॉपर, जिंक, ठीक है ना? तो इन्हीं सब का होता था। अब एक और चीज, लोहे की कढ़ाई में, लोहे के बर्तनों में खाना बनता था पहले, विलेज में तो आज भी बनता है प्रेशर कुकर के कंपेयर में। लोहे की कढ़ाई में खाना क्यों बनाया जाता है? उसका कारण है लोहा उस कढ़ाई से फूड के साथ मिलके और हमारी बॉडी में आता है, जिससे आयरन की कमी कम होती है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। छोड़ो ना यार, मैं पता नहीं कहां कहां पहुंच जाता हूं। ठीक है, हो गया। अगले पेज पर आऊं कि नहीं? बोलो। जीके इंप्रूव कर दिया मैंने आपका, है ना? जीके की फीस मांगू आपसे? नेक्स्ट पेज जब तक चालू हो रहा है हम लोग थोड़ी ऐसे डायलॉगबाजी कर लेते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, समझ में आ रहा है सबको, कमेंट दो, फटाफट शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फीडबैक दो। कार्बन फैमिली अब हमारी चालू हो रही है, पेज पलटने का काम है, पढ़ाऊंगा नहीं, जल्दी से। चलो अब देखते हैं हम लोग भाई अगला पेज। जस्ट रीड कर लो, बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी है इसमें हमें, बेसिक से सब। सबसे मेन कहानी यहां पर कार्बन की है। कार्बन के कई सारे फॉर्म होते हैं, कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म आपको पता होने चाहिए। एलोट्रोपिक फॉर्म का मतलब कार्बन कहां कहां पर होगा, कहां कहां नहीं होगा। कार्बन प्योर फॉर्म में कहां मिलता है? डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, चारकोल, कार्बन गैस, ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल है। खत्म। कार्बन 14 रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, उसकी हाफ लाइफ दे रखी है 5770 ईयर, राउंड ऑफ चल करके 57 5800 कुछ भी हो चलेगा, ठीक है। उसके बाद सिलिकन है, ठीक है ना। अर्थ में सिलिकन ऑक्सीजन के बाद होता है, ये पहले भी मैं आपको करा चुका हूं, ठीक है। और कुछ इसमें पूछना है तो, कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो ये सब पेज इग्नोर हो रहा है। अगला पेज शेयर कर रहा हूं मैं आपको, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बातें पहले कर चुके हैं, जस्ट रीड कर लेना एक बार आप। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ भाई।
अब ये देखो अगले पेज पे जो लिखा हुआ है, तो वो जस्ट रीड करना, अभी कोई खास काम नहीं आ रहा है, देखते हैं अपन उसको बाद में। जस्ट रीड कर लो एक बार, फॉर्मेलिटीज हैं, कोई खास काम का नहीं है। तो मैं जल्दी अगला पेज शेयर कर रहा हूं आपको। अब अगला देखते हैं हम लोग इसके बाद। ये है, फटाफट इसको खत्म करते हैं। अगला केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, करा चुका हूं मैं आपको, तो मैं यहां पर अगेन एनर्जी नहीं लगा रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद दूसरा है कोवलेंट रेडियस। हमें पता है डाउन द ग्रुप रेडियस बढ़ती है, पिछली क्लास में टेबल भी समझा चुका हूं, तो ये आप जानो, कहीं कोई लोचा नहीं है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यहां पर भी कोई क्वेश्चन नहीं बनता, बनेगा तो लास्ट में लेड का आईपी कम होने के बजाय थोड़ा बढ़ जाता है, ये लिखा भी होगा कहीं पर। टिन टू लेड द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द, मतलब तो डी ब्लॉक के पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण साइज क्या हो जाता, बढ़ जाता थोड़ा सा, और आईपी वहां पर चेंज होता है। तो ये आपकी मर्जी है, ठीक है। कोई डाउट है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केवल और केवल फर्स्ट मेंबर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, कार्बन के अलावा बाकी सारे मेंबर्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होती है। पूरे पी ब्लॉक में ये बड़े ध्यान की बात है। और अगर हम देखें तो नीचे आते आते थोड़ी सी लास्ट वाले की थोड़ी बढ़ जाती है। लॉजिक सबका एक ही है, लास्ट का लेड का अगर कोई प्रॉपर्टी बाकी सबसे ओवरटेक हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी पे जब बात करेंगे ना बच्चों, तो केमिकल प्रॉपर्टी पे बात आएगी तो वहां पर हम पढ़ेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। केमिकल प्रॉपर्टी पे जो बात आएगी वो आएगी इनर्ट पेयर इफेक्ट। और यहां पर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले मेंबर की ही एकदम चेंज होती है, बाकी किसी की भी कोई चेंज नहीं होती। ये लास्ट एपिसोड में हम कर चुके हैं, तो किसी को कोई बात करनी है तो जल्दी से बोलो, नहीं तो अगला पेज शेयर करता हूं। रीड जरूर कर लेना आप, एनसीईआरटी को एक बार रीड करो, फिर मैक्सिमम क्वेश्चंस करो। एनसीईआरटी रीड करके क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा करने, ठीक है। ग्रुप 14 के जो मेंबर्स आर सॉलिड, कार्बन एंड सिलिकॉन आर नॉन मेटल, बच्चों वाली बात है, हो चुका है। जर्मेनियम मेटलॉइड है, वो भी हो चुका है। नीचे आते हैं तो मेटल है, लेकिन मेटल्स में नीचे आते आते आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, कंसेप्ट ही मैं समझा चुका हूं। तो मेटल्स में नीचे आते आते मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो टिन और लेड काफी सॉफ्ट मेटल है, हार्ड मेटल नहीं है आयरन की तरह। कहीं आप आयरन की तरह किसी के सर पे बजाओ तो पता चला कि लेड की छड़ी ही टूट गई। क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो अगला शेयर करता हूं। को ये वाली जो टेबल है ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं, तो यहां पर अगेन एनर्जी नहीं लगा रहा हूं। पिछले एपिसोड में लास्ट में हमने यही टेबल समझी थी।
यहां केवल आप देख लो लेड में ही कोई भी प्रॉपर्टी एकदम से रिवर्स हो रही है। क्लियर हो गया? लेड में वो प्रॉपर्टी एकदम से रिवर्स हो रही है। तो अब हम फटाफट टाइम वेस्ट किए बिना चालू करते हैं यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट से जो रिलेटेड है वो। ठीक है, तो यहां पर भी कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, बता देता हूं बेटा। एक क्वेश्चन आया है लीजेंड का कि लेड इज यूज्ड इन रेडियो एक्टिविटी। पहले वो टॉपिक चालू करने से पहले इस क्वेश्चन को खत्म कर देता हूं। लेड रेडियो एक्टिविटी में यूज नहीं आता बेटा। ये किसने कहा कि लेड इज यूज्ड इन रेडियो एक्टिविटी? पहले आप ये बताओ, ये पढ़ा कहां से? मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा ये। ठीक है, तो अब मैं समझाता हूं आपने क्या कहना चाह रहे हो। पहले आप अपने क्वेश्चन का आंसर दो। लीजेंड जल्दी बोलो। देखो हमने क्या, आप क्या कहना चाह रहे हो? यूरेनियम 92 है, वो बाद में लेड इसमें बदलता है। ठीक है ना, 238 होता है, जो बाद में लेड 82 206 में बदलता है। तो ये है आपका मतलब कि लेड 82 कैसे होता है, कैसे नहीं। क्लियर? राहुल अय्यर, वेरी गुड, वेलकम बेटा। चलो, आज आप आए हो तो अभी कार्बन फैमिली चल रही है, बेस इसका हो चुका है, तो बेटर आप, कोई बात नहीं, समझ में थोड़ा आएगा बट स्पीड ज्यादा है। 12th का पोर्शन चल रहा है, ये 11th, आप 11th के बच्चे हो और ये 12th की क्लास चल रही है। बट ठीक है, ये टॉपिक 11th का चल रहा है, इसका बेस पूरा करवा चुका हूं मैं, तो इसलिए आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा। तो आप 11th के जो टाइम है ना उसमें ज्वाइन करना, रेगुलर आपको एंजॉय करने को मिलेगा। साथ में पुराने वीडियोस भी आप देखना, मजा आ जाएगा आपको। हाँ, गामा से बचने के लिए, एक मिनट, जैकेट में क्या हो, मैं समझा रेडियो एक्टिविटी में ऐसे। ठीक है, देखो यहां पर, यहां से देखते हैं तो लास्ट स्टेबल एलिमेंट है लेड 82, लास्ट स्टेबल एलिमेंट है, तो इस तरह से ये रेडियो एक्टिविटी में काम आता है। क्लियर? दूसरा, लेड अच्छा हीट को, लाइट हीट को एब्जॉर्ब करने में भी काम आता है, तो इसलिए गामा रेज क्या है? एनर्जी रेज है, तो लेड क्या होगा? वो एनर्जी या हीट को एब्जॉर्ब करा लेगा। तो ये दोनों चीजें। तीसरा, जो आपके क्वेश्चन का आंसर है, वो यहां से रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को इजीली एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर हो गया? चलो, अब हम बात करते हैं यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की। अगर मैं बात करूं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा? तो सीधा सा या +2 ऑक्सीडेशन नंबर में इनर्ट पेयर इफेक्ट लग जाता है, जो पिछली क्लास में मैं समझा चुका हूं। नीचे आते आते कोवलेंसी 6 हो जाएगी। याद है, कार्बन से नीचे आते आते क्या होगा? यहां तो कोवलेंसी देखूं तो 4 है, बाकी सबकी कोवलेंसी 6 हो सकती है बिकॉज ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। केवल इतना सा यहां काम की बात है, बाकी सब मैं पहले आपको करा चुका हूं। किसी को इसमें कुछ बात करनी है तो बोल दो। इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट यहां नहीं लगता, यहां लगता है। इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी स्टेबल होगी? +2 हैलाइड्स स्टेबिलिटी। +2 हैलाइड स्टेबिलिटी क्या होगी? नीचे चलने पर ऐसे, और +4 हैलाइड्स की स्टेबिलिटी सॉरी उल्टा ऑर्डर होएगा। ऐसा क्यों? लॉजिक सिंपल सा है, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहां पर क्या है? ठीक है, चलो सर, वो हीट को किस बेसिस पे एब्जॉर्ब करता है? हीट एब्जॉर्ब करने का लॉजिक ऐसा कोई बेस नहीं होता बेटा कि ये हीट एब्जॉर्ब करेगा। एक्चुअली उसकी खुद की नेचर होती है कि वो
जब रिएक्शन करता है तो एक्सोथर्मिक कंपोजिशन शो करता है कि एंडोथर्मिक। तो इस बात को अभी मिटा दिया मैंने। यूरेनियम वगैरह से आपको पता है, यूरेनियम या जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उनसे डिफरेंट रेडिएशंस निकलती है। रेडिएशंस है तो एनर्जी पार्टिकल भी होगा, क्योंकि आपको एक बात है न्यूक्लियर पढ़ना चाहिए। इसके लिए न्यूक्लियर में आपने एक बात पढ़ी होगी, अल्फा बीटा निकलते हैं। अल्फा बीटा जब भी निकलेंगे तो गामा हमेशा निकलेगा ही निकलेगा। ये बात ध्यान रखना, अल्फा बीटा दोनों निकले या ना निकले, एक भी कोई निकलेगा उसके साथ गामा कहेगा मैं भी जाऊंगा मैं भी जाऊंगा, है या नहीं? तो गामा एनर्जी पार्टिकल है, निकल गया। यूरेनियम वगैरह ने अपनी एनर्जी भी निकाल दी और वो किस में बदल गए? लेड में। कम एनर्जी वाला। यूरेनियम एनर्जी वाला था इसलिए एटम बम में काम आता है, न्यूक्लियर बम में काम आता है, लेकिन वहां डिफ्यूज हो गया, उसने अपनी एनर्जी निकाल दी। अब वो कम एनर्जी वाला मतलब एक शांत दिमाग वाले लेड के पास आ गया, है कि नहीं? इसका मतलब लेड की एनर्जी कम है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, यही मतलब होगा ना? क्लियर है कि नहीं? बोलो। चलो अगला पेज शेयर करता हूं मैं। ये चीजें तो समझ में आ गई सब। इस पेज में कोई डाउट है तो तुरंत बोल दो, नहीं तो अगला पेज फटाफट शेयर करके चालू करते हैं अपन। देखो ये है हमारे पास अगला, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होती है तो ऑक्साइड बनते हैं, हाँ या ना? क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। ऑक्साइड बनेंगे तो ऑक्साइड बनेंगे तो कार्बन के ऑक्साइड होते हैं मेनली। कार्बन, 2 कार्बन के ऑक्साइड सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है ना? सिलिकॉन में सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। यहां पर ऐसा कहां से आया वो आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता है सबके, तो ये वहीं से मैं बना रहा हूं। लेड के ऑक्साइड्स देखो, लेड के 3 ऑक्साइड्स हैं। क्लियर है कि नहीं? अब यहां पर ये बात आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। 2 एग्जाम्पल आप बच्चों ध्यान रखना, एक तो ये है और एक N2O है, बिल्कुल रट लेना। CO न्यूट्रल है, N2O इस जगह का नहीं है, लेकिन ये भी ध्यान रखना बहुत पॉपुलर है, न्यूट्रल ऑक्साइड है ये। क्लियर हो गया? इसके बाद अगर हम बात करें तो ये सब एसिडिक हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा तो ज्यादा एसिडिक होगा, ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा तो कंपेयर में बेसिक या न्यूट्रल होगा। एम्फोटेरिक भी हो, बेसिक गलत बोल गया मैं। ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है तो एसिडिक होगा, ऑक्सीडेशन नंबर कम है तो वो न्यूट्रल एम्फोटेरिक टाइप का हो जाता है। न्यूट्रल वर्ड अलग चीज है, तो इसका मतलब ये एसिडिक है तो ये एसिडिक है, और ये क्या है? आपके दोनों के दोनों एम्फोटेरिक है, वो लिखा हुआ है वहां पर क्लियरली। कोई प्रॉब्लम है? और इनमें जब पानी डालते हैं तो हाइड्रोक्साइड्स बन जाते हैं। अब आप कहोगे हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं ना, बोरॉन का हाइड्रोक्साइड था, तब क्यों नहीं बोला आपने बेसिक है कि नहीं है? क्लियर? तो ये भी एसिडिक है, तो यहां पर इससे क्या बनेगा? H2CO3, पानी डाल दो सब में, H2CO3। यहां पर क्या बनेगा? H2SiO3। इसको डिटेल कराऊंगा अगली बार। यहां पर सब में हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे। कोई प्रॉब्लम है? कोई एसिडिक होगा, यहीं से तो पता चला कि एसिडिक है कि बेसिक है कि एम्फोटेरिक है।
ये पानी से रिएक्शन नहीं करता इसलिए न्यूट्रल है। ये पानी से रिएक्शन नहीं करता इसलिए न्यूट्रल है। अब ये पानी से रिएक्शन करके H+ डोनर बनाता है इसलिए ये एसिडिक है। ये पानी से रिएक्शन करके ये वाले मेंबर बेस बनाते हैं इसलिए बेसिक है। सॉरी, कुछ एम्फोटेरिक नेचर के हो जाते हैं। तो पानी से रिएक्शन, ऑक्साइड का पूरा कंसेप्ट जब होता है कि जब वो पानी से रिएक्शन करके और उनका पता चलता है कि क्या बनने वाला है क्या नहीं बनने वाला है, उससे पहले पता नहीं चलेगा। हाँ या ना? ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? चले हम, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्सीजन वाला कंसेप्ट हो गया। अब यहां पर फटाफट 2 लाइनें हैं पानी वाली, वो आप देख लो बस। पानी के साथ ऑक्साइड से तो आपको पता है हाइड्रोक्साइड बनता है, लेकिन अगर ये कार्बन फैमिली की पानी से रिएक्शन कराए तो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनको ठंडे ठंडे पानी से नहलाओ या गर्म पानी से, जनरली कोई फर्क पड़ता ही नहीं है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है ना। टिन का अगर बात करें तो वाटर के वेपर्स के साथ रिएक्शन करके और ये बनाता है SnO2 साथ में, क्योंकि टिन एम्फोटेरिक टाइप की नेचर का है, आपको पता है, पहले भी मैं बोल चुका हूं। याद है एम्फोटेरिक के बहुत अच्छे एग्जाम्पल मैंने बोले हुए हैं, एल्यूमिनियम, जिंक, टिन, लेड को भी ले सकते हो इस कैटेगरी में, बट मेन तो ये 3 तो आपको बिल्कुल पोपट की तरह याद रखने चाहिए। गैलियम, इंडियम, ऐसे, ठीक है ना। तो टिन क्या होगा, हाइड्रोजन गैस देगा, और लेड भाई साहब जो है वो पानी से रिएक्शन फिर नहीं करेंगे। क्लियर है कि नहीं? और अगर पानी के साथ इसको गर्म कर दें, मतलब वाटर के साथ वेपर्स डाल दें, तो यहां पर लेड ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर। इसीलिए मैंने कहा लेड को भी एम्फोटेरिक टाइप की कैटेगरी में रख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है यहां तक तो बोल दो भाई फटाफट फटाफट, अदरवाइज आज की सभा समाप्त करने का हमारा टाइम हो रहा है। तो किसी को यहां तक जो पढ़ाया है वो कुछ डाउट हो तो आप कमेंट दो फटाफट। समझ में आ रहा है सबको? और लेसन ऑलमोस्ट हो गया है, थोड़ा सा रह गया है, तो अगले एपिसोड में बिल्कुल डाउट के साथ खत्म हो जाएगा, तो आप अपने डाउट्स भी ले आ सकते हो। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में 11th का पी ब्लॉक फुली बाइंड अप करने के हिसाब से। ठीक है, चलो बाय।